हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और ज्योग्राफी पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। भूगोल के लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था भौतिक भूगोल को, जबकि आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी, ये हम देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ब्रह्मांड आखिर है क्या। तो सरल भाषा में समझें तो ब्रह्मांड सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं अर्थात गैलेक्सीज के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। अर्थात ब्रह्मांड पृथ्वी को घेरने वाले विशाल आकाश और उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे कि मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी, तारे, ग्रह, उपग्रह, इन सभी को और इसके साथ साथ संपूर्ण ऊर्जा को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो क्या है, तीन चीज़ें हैं। अगर आप धरती पर हैं तो आपके चारों ओर क्या है, सबसे पहले तो स्पेस है, यानी अंतरिक्ष जिसे कहा जाता है, आकाश है, अंतरिक्ष है। आपके चारों ओर ये खाली जगह है। इसके अलावा मास है। मास मतलब मैटर, जैसे कि जितने भी गैलेक्सी हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो ये सब किसी बाहर से जुड़ी हुई चीज़ से बने, ऐसी चीज़ जिसका वजन है उससे बने हुए हैं, तो मैटर हो गया ये है। और इसके अलावा एनर्जी, ऊर्जा, जैसे सूर्य से ऊर्जा निकलती है ना, तो ऊर्जा, इन सब का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहा जाता है। अगर हम ब्रह्मांड को एक लाइन में परिभाषित करें तो ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में से कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब मंदाकिनियाँ यानी कि गैलेक्सी तथा प्रत्येक मंदाकिनी में करीब 100 अरब तारे होते हैं। तो हम लोग किस गैलेक्सी के हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी हम इसको नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक। तो आज और एक बात और, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो ब्रह्मांड को एक लाइन में परिभाषित किया गया है तो उसमें स्पेस को नहीं जोड़ा गया है, यानी अंतरिक्ष को नहीं जोड़ा गया है। खाली कहा गया है कि अस्तित्वमान द्रव्य यानी कि मैटर और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, लेकिन इसमें आप स्पेस को भी ज़रूर जोड़ें। तो आइए चलिए अब आगे देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। तो इसमें पहला है बिग बैंग थियरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत। इसे एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने जो है प्रतिपादित किया था और इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में। इसके अलावा साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, जिसे कि स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहा जाता है, इसे थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी ने जो है लाया था या प्रतिपादित किया था इस सिद्धांत को। तीसरा है दोलन सिद्धांत, जिसे कहते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जिसे डॉक्टर एलन सैंडेजा ने दिया था। और चौथा है स्फीत सिद्धांत यानी कि इन्फ्लेशनरी थियरी, जिसे कि एलन गुथ ने दिया था। तो सबसे पहले हम महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और यही प्रमुख सिद्धांत है, इसे ही सबसे ज़्यादा मान्यता मिली हुई है, तो हम इसका ही अध्ययन विस्तार से करेंगे। तो देखें कि ऊपर दिए सभी सिद्धांतों में से बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त माना जाता है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एबे जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। लेमेंतेयर एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ रोमन कैथोलिक पादरी भी थे। उनका महाविस्फोट सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षवाद सिद्धांत पर आधारित था। बाद में रॉबर्ट बेगोनियर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो ये जो बिग बैंग थियरी है या महाविस्फोट सिद्धांत है, तो इसमें दो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। एक तथ्य क्या है कि वो सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वे आरंभ में अत्यधिक छोटे छोटे गोलक यानी कि एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका तापमान तथा घनत्व अनंत एवं आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था। देखो, इसको आप सरल भाषा में समझने के लिए ये समझिए कि आप अपने घर में छत पे खड़े हैं, पूरी धरती जो आपके कदमों के नीचे है, इसके अलावा अंतरिक्ष आप देख रहे हैं, आसमान आपके सामने है जिसमें चांद, तारे, सूरज सब कुछ हैं,
और बहुत सी चीज़ें जो आपको दिखाई भी नहीं दे रही हैं। ये सब कुछ पहले समझिए कि एक फुटबॉल जैसे आकार की बॉल के बराबर ही था, इसके अंदर ही ये सारा मैटर था। और क्योंकि ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा था और ये अपने आप को और भी करीब खींचते चले जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा तापमान था। तो ये हो गई पहली स्थिति कि सब कुछ बहुत छोटा है, बहुत डेंस है, बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से तापमान भी बहुत ही हद से ज़्यादा है। आगे देखते हैं फिर क्या हो रहा है कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। जैसे आप किसी बलून को बहुत ज़्यादा फुलाते जाइए तो क्या होता है, वो आखिर में फट जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसमें ये अचानक ही एक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग कहा गया है। इस अचानक हुए विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इनके अलगाव के कारण डार्क मैटर निर्मित हुए और इन पदार्थों के समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। यानी कि फिर यही मैटर जो बिखरता गया तो उससे सूरज बना, गैलेक्सीज बनी, हमारा सोलर सिस्टम बना और धरती, मंगल, बुध जैसे सारे ग्रह और चंद्रमा जैसे उपग्रह भी बने इसी बिग बैंग की वजह से। और ये जो विस्फोट है, ऐसा कहा जाता है कि अभी भी चीज़ें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, चीज़ों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, गैलेक्सीज़ के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन आप इतने ज़्यादा फिज़िक्स में ना जाइए, अभी हम जितना यहाँ पर है इसको ही समझिए, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप फिज़िक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा-सा लिमिटेड करें, नहीं तो मैं पढ़ाने लगूँगा तो जाने क्या-क्या पढ़ा डालूँगा। तो हमें अपने सब्जेक्ट से चिपक कर रहना है। तो आइए आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। देखिए, ये बहुत आप याद रखिएगा कि 13.7 अरब वर्ष पहले, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि ये यूनिवर्स हमारा क्या माना जाता है कि लगभग कितने साल पुराना है। तो ये बहुत ही, और आप बहुत सारी कैलकुलेशन में भी फिर इसका इस्तेमाल होता है कि 13.7 अरब वर्ष पहले ये बिग बैंग हुआ था। तो हमारा यूनिवर्स कितना पुराना हुआ? 13.7 अरब वर्ष पहले। और अगर आज से हम देखें तो करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ था, जिसमें ग्रहों, उपग्रहों का निर्माण हुआ। अतः यह कह सकते हैं कि महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट जिसे हम बिग बैंग की परिघटना भी कहते हैं, इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और तब से ही लगातार इसमें विस्तार जारी है। देखिए, वही बात है जो हम कहें कि देखो, ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ और चीज़ें बिखरती गईं। पहले जो एक बहुत छोटे बॉल जैसा आकार था वो बिखरता गया और अभी भी ये विस्तार जारी है, यानी कि अभी भी चीज़ें एक दूसरे से दूर फैल रही हैं। महाविस्फोट धमाके से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। इतनी अधिक ऊर्जा के प्रभाव से ही ब्रह्मांड लगातार आज तक फैलता जा रहा है। इसके प्रमाण के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का प्रमाण दिया जाता है कि जैसे दो गैलेक्सी हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गैलेक्सी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी और दूर होती चली जा रही है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी होता जा रहा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक हद तक जब ये विस्तार बढ़ जाएगा तो वापस चीज़ें फिर से सिकुड़ते हुए फिर से उसी बॉल वाली स्टेज में पहुंच जाएंगी और एक बार फिर से बिग बैंग होगा। तो ये भी एक परिकल्पना है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, और उसको देखने के लिए निश्चित रूप से हम लोग तो नहीं वहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी मतलब गैलेक्सी। मैंने आपसे पूछा था कि हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो हम लोग आकाशगंगा में रहते हैं, जिसे कि मिल्की वे या हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। तो आइए चलिए अब देखते हैं गैलेक्सी के बारे में। अरबों तारों के एक विशाल समूह को मंदाकिनी कहते हैं। तारे मंदाकिनियों के साथ बंधे रहते हैं। इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में करीब 100 अरब मंदाकिनियां हैं, ठीक, यानी कि गैलेक्सी जो हैं उनकी संख्या लगभग 100 अरब है। ऐसी ही एक गैलेक्सी में हम लोग भी रहते हैं। तो 100 हमारे गैलेक्सी जैसी 100 अरब जो है गैलेक्सियां हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 100 अरब तारे हैं। तो 100 अरब गैलेक्सियां हैं, हर गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं और ऐसा ही एक तारा जो है हमारा सूरज भी है। तो आप अपनी स्थिति इस यूनिवर्स में देख लीजिए कि आप आखिर हैं कहाँ, कि हमारे जैसी 100 अरब गैलेक्सी है और उस 100 हर एक गैलेक्सी में हमारे सूरज जैसे 100 अरब तारे हैं और हर ही तारे के साथ हमारे धरती जैसे कुछ ग्रह तो लगे ही हैं, 2, 4, 6, 8, 10।
तो आखिर हम लोग हैं कहाँ पर इस यूनिवर्स में। तो केवल एक धूल के कण से ज़्यादा हैसियत नहीं है हमारे सूरज की या हमारी धरती की इस पूरे यूनिवर्स में। तो आइए आगे देखते हैं कि सौर अरब तारे हैं। इसके अतिरिक्त हर मंदाकिनी में गैस एवं धूल के कण मौजूद होते हैं। इस तरह मंदाकिनी का करीब 98% भाग तारों से एवं 2% भाग गैसों एवं धूल से बना होता है। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे अपनी गैलेक्सी की, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि मिल्की वे है, यानी दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। तो पृथ्वी की अपनी एक गैलेक्सी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। मिल्की वे में ही सौर मंडल स्थित है। आकाश गंगा सर्पिल या स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके चपटे चक्र का व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष और मोटाई 1,000 प्रकाश वर्ष है। इसमें करीब 1 खरब या इससे भी अधिक तारे हो सकते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष क्या है। सबसे तेज़ इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में सबसे तेज़ गति से चलने वाली चीज़ है लाइट, यानी कि प्रकाश। और लाइट 1 साल में जितनी दूरी तय करती है उसे कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश 1 साल में जितना डिस्टेंस जो है तय करता है, जितनी दूरी तय करता है, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष, यानी जो हमारी गैलेक्सी है, तो 1,00,000 साल तक अगर प्रकाश चलता रहेगा तब जाकर वो हमारी गैलेक्सी को पार करेगा। ये जो है साइज़ है आपकी मिल्की वे का। और मिल्की वे जैसी आप समझिए कि 10 लाख या अरबों जो है गैलेक्सियां हैं, तो पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। तो इसमें करीब 1 खरब या इससे भी अधिक तारे हो सकते हैं हमारी गैलेक्सी में। और सर्पिल आकार वाली जो गैलेक्सी होती हैं उनका साइज़ जो होती है वो दूसरी मंदाकिनियों से काफ़ी बड़ी होती है। देखिए मुख्य रूप से 2 तरह की जो है गैलेक्सी होती हैं, एक जिसकी सर्पिल एस के जैसे आकार की संरचना होती है और दूसरी होती हैं जो गोल होती हैं। तो जो गोल गैलेक्सी होती हैं वो छोटी होती हैं, जबकि जो एस आकार की जो है गैलेक्सी होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ये एक सर्पिल आकार की गैलेक्सी है, एस जैसी गैलेक्सी है। आकाशगंगा का एक बड़ा केंद्र होता है, उससे कई वक्र भुजाएं निकलती हैं। ये अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती रहती है। आकाशगंगा की इन्हीं भुजाओं में से एक भुजा ओरायन सिग्नस भुजा में सौर मंडल स्थित है। सौर मंडल आकाशगंगा के बाहरी हिस्से में स्थित है। अगर आप देखेंगे मिल्की वे गैलेक्सी, तो उसके भी बिल्कुल बाहरी हिस्से में सोलर सिस्टम स्थित है और उसके केंद्र की परिक्रमा करता है। एक परिक्रमा को पूरा करने में इसे लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारी धरती सूरज की परिक्रमा कर रही है, ठीक। पहले क्या कहा जाता था कि सूरज स्थिर है, लेकिन सूरज भी स्थिर नहीं है। हमारा सूरज या पूरे सौर मंडल के साथ जो है हमारी गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है और इसमें उसे 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। आकाशगंगा की सबसे पास वाली गैलेक्सी को एंड्रोमेडा या देवयानी नाम दिया गया है। एंड्रोमेडा का आकार भी सर्पिल है और इसमें करीब 10 खरब तारे हो सकते हैं। एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी पड़ोसी गैलेक्सी कौन है, यानी मिल्की वे के सबसे करीब वाली गैलेक्सी कौन है, तो वो है एंड्रोमेडा। ड्वार्फ गैलेक्सी, नवीनगत ज्ञात गैलेक्सी, मंदाकिनी, ये सब हैं। ड्वार्फ गैलेक्सी एक जो है नई गैलेक्सी है। और आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। अब हम तारों के बारे में बात करेंगे कि तारे क्या हैं। जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं, हमारा सूरज भी एक तारा है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तारे वही नहीं हैं जो आपको रात को आकाश में दिखाई देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद छोटे से बड़े सुंदर लगते हैं, बल्कि हमारा सूरज भी एक वैसा ही तारा है, क्योंकि वो हमारे काफ़ी पास है दूसरे तारों की तुलना में, इस वजह से वो हमें ऐसा दिखाई देता है। तो जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं तो नीले आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ये सभी तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करते रहते हैं। अगर भार के अनुपात में देखें तो तारों में हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन 0.5% और नियॉन 0.5%, आयरन
और अन्य भारी तत्व पाए जाते हैं। तारों को उनके रंग, आकार, ताप, चमक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रंग के आधार पर तारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं लाल, दूसरे हैं सफ़ेद और तीसरे हैं नीले रंग के तारे। तारों के रंगों का निर्धारण उनके पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। देखिए, ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है कि जिसमें जो है टेम्परेचर के आधार पर, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है कि किस कलर की कोई चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी, कोई तारा दिखाई देगा। तो जिन तारों का पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं, वे लाल रंग के तारे होते हैं। तो अगर आप जो है देखें कोई अंतरिक्ष में आपको लाल तारा दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि बाकी तारों की तुलना में उसका टेम्परेचर कम है। जो तारे उच्च पृष्ठ ताप वाले होते हैं वे सफ़ेद रंग के होते हैं, एवं जिन तारों का पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है, यानी जो सबसे गर्म तारे हैं, वो नीले रंग के तारे होते हैं। सूर्य भी एक तारा है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी या पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा है। तो हमारा तारा कौन सा है? हमारा तारा सूर्य है। लेकिन अगर आप सौर मंडल से बाहर जाएं तो जो सबसे करीब में जो तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। यानी अगर आप लाइट की स्पीड से चलते हैं तो आपको 4.22 ईयर यानी 4 साल से भी ज़्यादा का समय लगेगा पहुंचने में प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास। रात्रि में आकाश में सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं, केवल ध्रुव तारे को छोड़कर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो असल में तारे नहीं घूम रहे हैं बल्कि हमारी धरती घूम रही है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। जबकि ध्रुव तारे की हम बात करें तो ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर है। तो क्योंकि वो ठीक ऊपर है तो धरती चाहे जितनी घूमती रहे, लेकिन कंपैरेटिवली ध्रुव तारा अपनी जगह पर ही दिखाई देता है और समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन की धुरी पर स्थित होता है। इसीलिए हमें लगता है कि ध्रुव तारा अपनी ही जगह पर टिका हुआ है। ध्रुव तारा उल्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि ध्रुव तारा जो है किस तारा समूह का सदस्य है। तो इसका सही जवाब है उल्सा माइनर या लिटिल बियर। तो दोस्तों, अब उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या फिर किस विषय के वीडियोस चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट क्रिएट कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने से पहले हमारे लिए ये